सो हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट राहुल रावत। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वन स्टेप अप नथिंग इज़ इम्पॉसिबल में। तो गाइस, आज मेरे पूरे 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं और इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से आपका सहयोग मुझे पूरा चाहिए ताकि मैं आगे भी आपके लिए ऐसे कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ देता रहूँ। तो चलिए, आज का जो ये टॉपिक है ये है हमारा जीएस मॉक टेस्ट 2। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जीएस की भी कंटिन्यूसली आपको मैं क्वेश्चन आंसर फॉर्म में वीडियोस देता रहूँगा, तो वही यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ। साथ ही साथ आज आपको शाम को जो हमने अभी तक जिला सीरीज़ में चमोली जनपद पढ़ा था तो वो भी हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो उसमें भी मैं आपको क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड कर दूंगा। और इसके अलावा खिलजी वंश आज हम यहाँ पे दिल्ली सल्तनत में पढ़ेंगे। तो चलिए, इस मॉक टेस्ट का हम क्वेश्चन देख लेते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है, यह है भारत का संविधान कब लागू हुआ। तो गाइस, यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है सभी लोगों को इसका आंसर सही करना चाहिए। ध्यान रखिएगा कि पूछा गया कब लागू किया गया। तो ऑप्शन दिए आपके सामने: 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 22 जुलाई 1949 तथा 1 अप्रैल 1950 को। तो गाइस, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, और ऑप्शन बी है 26 जनवरी 1950। तो 26 जनवरी 1950 का हमारा संविधान जो है वो लागू किया गया था। इसके अलावा 26 नवंबर 1949 को संविधान बन के पूरा हुआ था। तो वर्तमान समय में विधि दिवस जो हम मनाते हैं वो 26 नवंबर को ही मनाते हैं, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है ये है: भारत की संविधान सभा ने राष्ट्र ध्वज तिरंगा को कब अपनाया था। तो ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से निकल के आता है आपके लिए। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे तिरंगे की बात की गई है कि तिरंगे को हमने राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब अपनाया था। तो ऑप्शन देख लेते हैं: 26 नवंबर 1949, 22 जनवरी 1950, 22 जुलाई 1947 तथा 24 जनवरी 1950 को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को अपनाया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये। इसके अलावा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा ये है आपके सामने: संविधान सभा द्वारा प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया। तो ऑप्शन है आपके सामने: सर BN राव, इसके अलावा डॉक्टर BR अम्बेडकर, GV मावलंकर और KM मुंशी। तो इसका राइट आंसर आपके सामने जो हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, अम्बेडकर जी को यहाँ पे प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। जबकि जो प्रारूप था ये तैयार किसने किया था, ड्राफ्ट कमेटी का जो प्रारूप था ये किसने तैयार किया था, ये किया था BN राव ने। ठीक है, बेनेगल राव इनका पूरा नाम है, ये ध्यान रखिएगा। GV मावलंकर हमारे जो लोकसभा थी उसके पहले अध्यक्ष थे। इसके अलावा KM मुंशी जो थे वो भी संविधान सभा की प्रारूप समिति के एक सदस्य थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। अगला क्वेश्चन है: भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। तो जैसे ही मैंने आपको अभी ऊपर बताया है ये आंसर, तो संविधान सभा के जो यहाँ पे सलाहकार थे इसके ऑप्शन हैं आपके सामने: सर BN राव, इसके अलावा डॉक्टर BR अम्बेडकर, GV मावलंकर और सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन ए, और ऑप्शन है सर BN राव। ठीक है, इसके अलावा जो अध्यक्ष थे संविधान सभा के वो थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। अगला क्वेश्चन है: भारत का विस्तार पूर्व से पश्चिम कितना है। अब ये जो क्वेश्चन है ये ज्योग्राफी से हमारी। तो यहाँ पे आपको जो ऑप्शन दिए हैं ये हैं आपके सामने: 2933 और 3214, 2850, 2953। ध्यान रखिएगा, पूर्व से पश्चिम की ओर यहाँ पे पूछा जा रहा है विस्तार। तो पूर्व से पश्चिम की ओर जब आप अरुणाचल से और इधर राजस्थान की तरफ चलेंगे इस साइड को, ठीक है, तो ये आपका पूर्व से पश्चिम की ओर हो जाएगा। तो कुल कितना विस्तार है भारत का, तो ये आपको बताना है। इसके लिए आपके सामने ऑप्शन बता दिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन ए, 2933। ठीक है, और जो आपसे यदि पूछा जाता है उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है, तो उसका जो आंसर होगा तब आपका 3214। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो आगे चलते हैं और बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है: भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कुल कितना प्रतिशत है। तो गाइज़, यहाँ ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन जो हैं वो बन जाते हैं अच्छे एग्जामों में। और अगर जो आपको ऑप्शन कुछ इस तरीके से दिए हो तो वहाँ पे डेफिनेटली आपका सर चकराने वाला है। तो आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए रेगुलरली, तो आप जब एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो वहाँ पे आप कोई गलती की गुंजाइश नहीं बचेगी फिर। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है, ऑप्शन देख लेते हैं। ये है 2.4, 2.5 और 3.4 और 3.7। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है 2.4। ये हम लोग टोटल कैरी करते हैं इतना क्षेत्रफल पूरे विश्व का। इसके अलावा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और थोड़ा टफ है, तो
आपको अगर ज्योग्राफी पढ़नी है तो इसके लिए भी मैं एक अलग से अपनी सीरीज़ स्टार्ट कर दूंगा, तो वहाँ पे आपको इसका जो प्रॉपर तरीका है मैं समझा दूंगा कि क्या कौन सा पार्ट कहाँ पे है, क्या कैसे है। तो ज्योग्राफी के बारे में अगर जो आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उसकी एक सीरीज़ अलग से निकाल दी जाएगी। तो इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन देख लेते हैं, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला और अंडमान निकोबार। ठीक है, तो पहले तो जान लेते हैं कैप कॉमोरिन है क्या। कैप कॉमोरिन जो है कि ये है कन्याकुमारी का दूसरा नाम। तो कन्याकुमारी कहाँ पड़ती है, सबसे दक्षिणतम बिंदु है ये मुख्य भारत भूमि का, तो ये है तमिलनाडु में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, तमिलनाडु। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आप हमारे पास, भारत में कर्क रेखा किस राज्य में मानक समय रेखा को काटती है। ये भी काफ़ी अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा आपके लिए। तो जो आप लोगों ने यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं इनको देखते हैं और इसके माध्यम से ही आप उनको मैं यहाँ पे आंसर बताने की कोशिश करूँगा कि किस तरीके से आप इसको लगाएंगे दिमाग में। तो जो ऑप्शन है आपके सामने, मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी झारखंड और डी छत्तीसगढ़। तो गाइज जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये होगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में एक सूरजपुर नाम से एक डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे कर्क रेखा, जो हमारी कर्क रेखा है वो मध्याह्न रेखा को काटती है। ठीक है, जो हमारे मानक समय रेखा है मध्याह्न रेखा 22.5 डिग्री को काटती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो अगला क्वेश्चन है हमारा, ये भी हमारा कर्क रेखा से ही संबंधित है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो ये इजी होना चाहिए आई थिंक, क्योंकि अब इतना तो आप लोगों ने पढ़ लिया होगा ज्योग्राफी में, क्योंकि ये पहला ही चैप्टर है, तो वहाँ पे ये कंप्लीट आप लोग कर चुके होंगे आई थिंक। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन आपके सामने 8 राज्यों से, इसके अलावा 7, 9 या फिर 11 राज्यों से। तो आपको इसका सही आंसर बताना है। तो गाइस जो इसका सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 8 राज्यों से। ठीक है, सबसे पहले गुजरात से जाती है, फिर राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, उसके बाद आपका छत्तीसगढ़ से, फिर झारखंड से, इसके अलावा आपका पश्चिमी बंगाल से, त्रिपुरा से और मिजोरम से। इसी क्रम में आपको याद रखना है। क्रम भी पूछा जा सकता है, जो मैंने बताया यही क्रम है। आपको पूर्व से पश्चिम भी पूछा जा सकता है और पश्चिम से पूर्व भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन नंबर 11, इसे जान लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि नासा की स्थापना कब की गई थी। तो इसके ऑप्शन है आपके सामने, 29 जुलाई 1958, 1 अगस्त 1958, 19 अप्रैल 1975, 1 सितंबर 1975। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और मेरे हिसाब से ये आज की सीरीज़ का सबसे बेस्ट क्वेश्चन भी रहेगा। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 29 जुलाई 1958 को नासा की स्थापना की गई थी। ठीक है गाइस, तो ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आने वाले टाइम पे इसके पूछे जाने की संभावनाएं ज़्यादा हैं। इसके अलावा अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया जाने वाला प्रथम भारतीय उपग्रह। आपको भारतीय उपग्रह बताना है जो कि पहली बार अंतरिक्ष में भेजा गया था। तो इसके सामने आप जो ऑप्शन है आपके सामने ये है चंद्रयान। ये चंद्रयान फर्स्ट होना चाहिए था ऑप्शन में, क्षमा चाहूँगा इसके लिए, चंद्रयान 1। ठीक है, और जो दूसरा ऑप्शन है आर्यभट्ट, तीसरा ऑप्शन है आपके सामने अग्नि और चौथा है लूना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, आर्यभट्ट। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। आर्यभट्ट अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया जाने वाला भारत का प्रथम उपग्रह था। इसके अलावा अगला ऑप्शन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 13 है, स्माइलिंग बुद्धा है। आपको बताना है कि स्माइलिंग बुद्धा है क्या, हमारे भारत से रिलेटेड है। तो यहाँ पे जानते हैं ऑप्शन, एक मौसमी उपग्रह है, पोखरण नाभिकीय प्रशिक्षण है, इसके अलावा स्वदेशी निर्मित प्रथम उपग्रह है और श्रीलंका में भारतीय फौज का अभियान। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, पोखरण नाभिकीय परीक्षण। ठीक है, तो ये 1974 में हुआ था, ये ध्यान रखिएगा आप, श्रीमती इंदिरा गांधी जी के टाइम पे। तो अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब की गई। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। तो यहाँ पे इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है आपका 15 अगस्त 1969 यानी कि 1969, और 1 अगस्त 1970, 2 अक्टूबर 1969, 1 जनवरी 1970। तो गाइज़ यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन ए, 15 अगस्त 1969। ध्यान रखिएगा, कन्फ्यूजन हो सकता है अगर जो ऑप्शन इस तरीके से दिए होंगे, आपको एग्जैक्ट ध्यान रखनी है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय अंतरिक्ष अभियान का जनक किसे कहा जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जिससे इसरो का जो विकास हुआ है वो इन्हीं के माध्यम से किया गया था। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में साराभाई,
इनका पूरा नाम विक्रम साराभाई था। दूसरा इसके अलावा आर्यभट्ट, और तीसरा ऑप्शन है राकेश शर्मा, चौथे हैं APJ अब्दुल कलाम। तो इन्होंने स्पेस टेक्नोलॉजी को भारत में काफ़ी बढ़ावा दिया, और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, विक्रम साराभाई। आपको बताना है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष परिक्षेपण कहाँ पे स्थित है, ठीक है। तो इसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत में मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं आपको। तो ऑप्शन है आपके सामने, नर्मदा नदी घाटी, गंगा नदी घाटी, सिंधु नदी घाटी, इसके अलावा गोदावरी नदी घाटी। तो गाइस ये हिस्ट्री से है यहाँ पे, और जो हम एंशेंट हिस्ट्री पढ़ते हैं उसमें आपको ये देखने को मिलेगा पाषाण युग में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर है ऑप्शन ए, नर्मदा नदी घाटी, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये नर्मदा नदी घाटी में भारत में सबसे पहले मानव के होने के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। इसके अलावा जो अगला क्वेश्चन है, मानव द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाला प्रथम अनाज कौन सा था, ठीक है। तो किस अनाज की खेती मनुष्य के द्वारा सबसे पहले की गई थी। तो इसका ऑप्शन है, देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है आपके सामने गेहूँ, दूसरा है चावल, सी आपके सामने जौ, और डी है मक्का। तो गाइस आई होप कि आपको ये क्वेश्चन पता होगा, क्योंकि काफ़ी फेवरेट क्वेश्चन रहता है ये एग्ज़ाम का। तो जान लेते हैं इसका आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जौ, ठीक है। सबसे पहले जौ की खेती की गई थी, उसके बाद गेहूं, और फिर चावल के साक्ष्य भी मेहरगढ़ से मिले हैं। इसके अलावा कोल्डी हवा करके एक जगह है, वहाँ से भी मिले हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के द्वारा प्रथम घरेलू पशु कौन था। क्वेश्चन कहता है कि मनुष्य के द्वारा सबसे पहले किस पशु को पालतू बनाया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है आपके सामने, ए घोड़ा, बी कुत्ता, सी बिल्ली, या फिर डी गाय। तो गाइज आई होप कि इसका आंसर आप गेस कर पा रहे होंगे, और जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। तो ऑप्शन बी, कुत्ते को सबसे पहले मनुष्य के द्वारा पालतू बनाया गया था। कई लोग गाय भी सोच रहे होंगे, पर गाय नहीं है, और ये थोड़ा सा ट्रिकी नहीं है, बट आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चंस हैं जो कि एंशिएंट हिस्ट्री से पूछे जाते हैं किसी भी एग्ज़ाम में। तो इसके अलावा अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना, और क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। ये काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है यहाँ पे आपके लिए। आगामी परीक्षाओं में इसके आने के चांसेस काफ़ी हैं, क्योंकि हिस्ट्री का पोर्शन अब धीरे धीरे करके कम हो रहा है। तो इस तरीके से ही आपको जो क्वेश्चन है ये बन के आते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है आपका, इसके एक ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है रॉबर्ट ब्रूस फुट, दूसरा है अलेक्जेंडर कनिंघम, तीसरा है जेम्स प्रिंसेप, इसके अलावा राय बहादुर दयाराम सानी। जो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा अलेक्जेंडर कनिंघम। रॉबर्ट ब्रूस फुट वो पर्सन थे जिन्होंने पहली बार यहाँ पे साक्ष्यों की खोज की थी। जेम्स प्रिंसेप जिन्होंने पहली बार ब्राह्मी लिपि को 1837 में पढ़ा था। दयाराम सानी, क्षमा चाहूँगा, इसके अलावा दयाराम सानी का जो नाम है ये आपको पता होगा। इन्होंने 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी, ठीक है। इसके अलावा आगे पढ़ते हैं, और ये है अंतिम क्वेश्चन, निम्न पुराणों में कौन सा मौर्य साम्राज्य से संबंधित है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और बेहतरीन क्वेश्चन है। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो हैं काफ़ी बार एग्जामों में देखे जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है ये क्वेश्चन को। इसका ऑप्शन देख लेते हैं, मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, या शिव पुराण। तो आपको इसका सही आंसर बताना है। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा विष्णु पुराण। विष्णु पुराण का संबंध मौर्य साम्राज्य से। इसके अलावा जो मत्स्य है, मत्स्य पुराण का संबंध आंध्र सतवाहन जो वंश है साउथ का, इसको कहा जाता है। और वायु पुराण गुप्त साम्राज्य से संबंधित है। तो आई होप गाइज़ आपको ये सीरीज़ पसंद आई होगी, और अभी तक जितना भी आप लोगों को सपोर्ट मिला है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि आप आगे भी इसी तरीके से सपोर्ट करते रहेंगे, और मैं आपके लिए ऐसे बेहतरीन क्वेश्चन लेके आता रहूँगा जो कि आपको आने वाले एग्जामों में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो इसी के साथ आज का अपना वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।